नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी भी देश या राज्य के लिए स्वतंत्रता दिवस उस देश के नागरिकों के लिए खास होता है, क्योंकि उस दिन सूरज की पहली रोशनी के साथ उस देश के नागरिक गर्व और स्वतंत्रता के स्पष्ट भावना को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होता है जब स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि को देश का हर नागरिक अपने हृदय से महसूस करता है। लेकिन अफसोस कि भारत का एक ऐसा राज्य जो इस भावना को 14 वर्षों बाद महसूस कर पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य गोवा की, जो आज वैश्विक पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। खासकर दिसंबर महीने में तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पर्यटक यहाँ पर नए वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए खींचे चले आते हैं। लेकिन वास्तव में ये दिसंबर महीना गोवा के लिहाज से कुछ खास है। क्या है वो खास, तो आज इसी संदर्भ को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। आज का संदर्भ है गोवा मुक्ति दिवस। वास्तव में इसी दिसंबर में गोवा के मुक्ति दिवस के रूप में, अर्थात गोवा की स्वतंत्रता के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस पूरे संदर्भ को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर भौगोलिक अवस्थिति को जानने के बाद हम जानेंगे उस इतिहास को, उस पृष्ठभूमि को, जहां से यात्रा शुरू करके वर्तमान में भारत के स्वतंत्रता के बाद इसने ये स्वतंत्रता 14 वर्षों बाद हासिल की। साथ में 1961 तक आखिर ये इंतजार क्यों करना पड़ा, उसको भी समझेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, गोवा लिबरेशन डे, वाई इंडिया वेटेड फॉर 14 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मूव ट्रूप्स टू गोवा। आखिर 14 वर्ष के वनवास अर्थात 14 वर्ष का इंतजार क्यों करना पड़ा गोवा को, और अंत में सैन्य कार्यवाही के माध्यम से गोवा को यह स्वतंत्रता हासिल हुई। तो सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि 19 दिसंबर का ये महीना, जहां पूरा देश वहां पर नए वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए जाता है, गोवा के सौंदर्य से आकर्षित होते हुए वहां के समुद्र तटों के आकर्षण के प्रति खींचा चला जाता है। लेकिन आज का युवा शायद इस बात को नहीं जानता होगा कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्रता मिली और गोवा राज्य दिवस के रूप में वो मनाता है। भारतीय राज्य का, भारतीय देश का वो अंग बनता है। 1947 में जहां भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, वहीं गोवा को इसके लिए 14 वर्ष और इंतजार करना पड़ा। बात अगर करें तो 1950 में भारत पर, जब भारत आजाद हो चुका था, तब गोवा के ऊपर अभी पुर्तगाली शासन काबिज था। ऐसे में भारत का यह प्रयास था कि शांति वार्ता के माध्यम से इसका हल निकाला जा सके। लेकिन जब शांति वार्ता के माध्यम से यह हल नहीं निकला, तो 19 दिसंबर 1961 वो दिन आता है जब भारत सैन्य कार्रवाई के माध्यम से गोवा को अपने देश का अभिन्न अंग बनाने में सफल होता है। तो आज इसी संदर्भ में हम ये चर्चा लेके आपके सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। गोवा की अगर बात करें तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में जो कोंकण का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इसकी अवस्थिति है। और दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट के द्वारा ये अलग होता है। साथ ही अगर इसके उत्तर में बात करें तो महाराष्ट्र से इसको पृथक करने वाली एक नदी बहती है, जिसको तोरखोल नदी के नाम से जानते हैं। और पूर्व और दक्षिण में, ये दोनों हिस्सों में इसको कर्नाटक राज्य कवर किया है। और इसके पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पे अरब सागर है। इसकी राजधानी आप सबको पता है पणजी है। लेकिन बात इसके भाषा की करें तो भाषा इसकी कोंकणी है। और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को सम्मिलित किया गया संविधान में। इसके उच्चतम बिंदु की बात करें तो सोनसो गोर इसका उच्चतम बिंदु है। और कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं यहां पर, जिनमें दो नदियां तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां हैं। साथ ही चपोरा, रखोल, कुंभरजुआ नहर और तालपुना कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ की नदियां हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बाद जो मुख्य मुद्दा हमारा है, परीक्षा के लिहाज से जो संदर्भ है, उसमें हम बात इसके प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और अब वर्तमान में जब इसको आजादी मिली तब तक आने का प्रयास करेंगे। बात करें तो 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य वंश जब पूरे भारतवर्ष पर काबिज था, तो भारत के दक्षिणी भाग पर मौर्य वंश का जब आधिपत्य हुआ, तो मौर्य वंश के अंतर्गत गोवा का यह वर्तमान क्षेत्र आता था। मौर्यों के बाद बात करें तो सातवाहनों ने यहां पर शासन किया। 580 ईस्वी से 750 ईस्वी तक बात करें तो बादामी शासकों का यहां पर शासन था। और उसके बाद देखेंगे 1312 के आसपास यहां पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह क्षेत्र आ जाता है। लगभग 100 वर्षों तक हरिहर और बुक्का ने, आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत यह 100 वर्षों तक क्षेत्र रहता है। उसके बाद बीजापुर के जो आदिल शाही शासक थे, जो आदिल शाह थे, उनके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और इन्हीं के समय, यही वो समय था
जब पुर्तगालियों का यहाँ पर प्रवेश होता है, पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन होता है, लेकिन इनके आगमन के 15 वर्षों के अंदर ही पुर्तगाली इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं और वहां के जो गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उन्होंने 1510 में इस गोवा के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपने अंतर्गत इसको ले लिया। और यहां 1510 से शुरू हुआ यह सफर 451 वर्षों तक चलता है और इस पुर्तगाली औपनिवेशिक शक्ति के अधीन यह क्षेत्र बना रहता है, जहां शेष भारत पर ब्रिटिश शक्ति का अधिकार था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति से भारत 15 अगस्त 1947 को मुक्त हो जाता है। लेकिन यह औपनिवेशिक शक्ति, पुर्तगालियों का आधिपत्य यहां पर हमारे देश के आजाद होने के 14 वर्षों बाद तक भी बना रहता है। इस लिहाज से भी यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यहां पर गोवा में जो स्वतंत्रता की लहर बहना शुरू हुई, उसकी शुरुआत कब हुई। तो ऐसा नहीं है कि गोवा में इसका प्रयास नहीं हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गोवा में भी स्वतंत्रता से पहले वहां भी उसके आंदोलन के लिए, उसके स्वतंत्रता के लिए प्रयास हो रहे थे। बात अगर करें तो गोवा के राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं ट्रिस्टाओ डी ब्रगेंजा कुन्हा। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, तो उसी अधिवेशन में इन्हीं के प्रयासों से 1928 में कलकत्ता के सत्र में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस कार्य कर रही थी, उसी तरह गोवा में इन्होंने भी राष्ट्रवाद के योगदान में गोवा के स्वतंत्रता के लिए प्रयास शुरू किया था। इसीलिए इन्हें गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। इसके बीच में भी कई प्रयास हुए। कुछ प्रयास एक ऐसा समय आया जब वहां के लोकल पादरियों द्वारा किया गया, जब वहां के लोकल पादरियों के ऊपर यूरोपीय पादरियों को तरजीह दी गई, उनके द्वारा भी विद्रोह हुआ। कुछ अन्य क्षेत्रीय विद्रोह भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़ा मोड़ तब सामने आता है जब 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनका पदार्पण होता है गोवा के इस स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन में। वस्तुतः गोवा में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जूलियाओ मेंजेस। जूलियाओ मेंजेस के निमंत्रण पे उन्होंने इनको आमंत्रित किया, लोहिया जी को, और ये वहां पहुंचते हैं। और उस समय वहां पर किसी भी प्रकार की सभा पर प्रतिबंध लगा था और लोहिया जी के द्वारा वहां पर जाने के बाद 200 लोग एकत्र हुए। फिर एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। भारी बारिश के बीच में उस रैली को इन्होंने संबोधित किया। बाद में इनको वहां पर मडगांव जेल में भी बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन में भी इसके बारे में लिखा है और यहां पर पुर्तगालियों द्वारा जो दमन शुरू हुआ, उस दमन की चर्चा की गई। यहां पर लोहिया जी के पदार्पण के बाद यहां के राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी देखी गई और इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आह्वान किया और इसमें तीव्रता देखने को मिली। इसके बाद लोहिया जी के बाद आजाद गोमांतक दल, ये एक ऐसा दल था जो यहां पर जब अस्तित्व में आता है तो इसने आक्रामक सशस्त्र संघर्ष इसके पक्षधर थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी थे, वैसे ही इनका जो मार्ग था आजाद गोमांतक दल का, ये आक्रामक रवैया अपनाने के पक्षधर थे और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से गोवा को आजाद कराने की बात करते थे। 1954 में अगर बात करें, यहां पर अगर भारत में देखें तो पांडिचेरी जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, फ्रांसीसी भी 54 में जा चुके थे, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के अधीन था। ऐसे में गोवा वासियों का और ज्यादा विचलित होना स्वाभाविक था। ऐसे में 1954 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए उसकी जो गांधीवादी प्रवृत्ति थी, उसमें जो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का मार्ग था, उसको चुनते हुए गोवा विमोचन सहायक समिति का गठन होता है और इसके माध्यम से प्रयास शुरू होते हैं। 1955 में भारत की जो सरकार है वो इससे पहले प्रयास करती रही रणनीतिक माध्यमों से, कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से, लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिली तो 1955 में भारत की जो सरकार है उसने क्या किया कि गोवा के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। और आर्थिक प्रतिबंध के बाद स्थिति आप देखें कि गोवा ने जब भारत की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगा तो वहां की जो पुर्तगाली सरकार थी वो नीदरलैंड से आलू मंगाने लगी, पुर्तगाल से वाइन मंगाने लगी और पाकिस्तान से चावल और सब्जियां मंगाने लगी, श्रीलंका से चाय मंगाने लगी। ऐसी स्थिति में तनाव का बढ़ना स्वाभाविक था। तो पुर्तगाली जो तात्कालिक वहां की सरकार थी उस पर तनाव बढ़ने लगा, भारत के साथ उसके संबंध में और गहराई बढ़ती गई। ऐसे में क्या हुआ कि इस परिस्थिति को भारत के जो उस समय के तात्कालिक नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, वो बड़ा ही अनुकूल समझे और वो अपने सहयोगी समाजवादी साथियों के साथ इसमें बहुत जोर शोर से लगते हैं। इसी समय उनके एक सहयोगी थे मधु लिमये, वो काफी एक्टिव रहे। 2 वर्ष उन्होंने जेल में भी गुजारा। यहां पर जेल जाने का जो सत्याग्रह का सिलसिला शुरू हुआ, वहां से जेलें भर गईं, अंगोला में ले जाके लोगों को बंद किया जाने लगा और इस प्रकार यहां पर जो सत्याग्रह कह ले या जो राष्ट्रीय आंदोलन गोवा का चल रहा था उसको कह ले, उसकी पराकाष्ठा देखने को मिलती है।
यहां अगर देखेंगे तो इसको अब तक नेहरू जी ये मानते रहते, उनका ये मानना था कि गोवा के ऊपर जो पुर्तगाली शासन है उनका एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि उसको एक फुंसी की संज्ञा देते थे, एक ऐसी फुंसी है जिसको ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आसानी से मसल दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में अब परिस्थितियां बदल चुकी थी, ये फुंसी जो है एक कैंसर का रूप ले चुका था, क्योंकि अब उनके ऊपर जिसको वो एक छोटी समस्या समझते थे, एक विकराल समस्या के रूप में उपस्थित होकर तनाव बढ़ा रहा था। अब इसको मसलना आसान नहीं था, जिसको एक छोटी फुंसी कह रहे थे। हुआ ये कि जो पुर्तगाल है, आप देखेंगे कि वो नाटो का मेंबर भी था और पुर्तगाल गोवा के ऊपर दावा करता था कि ये गोवा पुर्तगाली हिस्सा है, वो वहां का औपनिवेशिक हिस्सा नहीं है, अर्थात कॉलोनी नहीं है, बल्कि पुर्तगाल देश का हिस्सा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर भारत की सरकार सैन्य कार्रवाई करती गोवा के ऊपर, तो वो माना जाता कि नाटो को सीधे चुनौती दे रही है भारत की सरकार। ऐसे में उसमें अंतरराष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा था। अब नेहरू जी का तनाव बढ़ना यहां स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी भारत की जनता या गोवा की जनता के माध्यम से इनके ऊपर एक अन्य दबाव, आंतरिक दबाव भी था। फिर भी सैनिक टकराव से वो इस समय तक बचते रहे, लेकिन तभी कुछ नियति ने ऐसी करवट ली कि नवंबर 1961 में कुछ मछुआरों पर तात्कालिक जो पुर्तगाली सरकार थी उसने गोली चला दी और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में एक जेन्युइन कारण मिलता है और भारत के तात्कालिक रक्षा मंत्री केवी कृष्णा मेनन थे और उनके साथ नेहरू जी थे, वहां के तात्कालिक प्रधानमंत्री भारत के। दोनों लोगों ने इस मुद्दे को लेकर मीटिंग की और मीटिंग में तय हुआ कि नहीं, अब वो माकूल समय आ गया है जब गोवा के ऊपर सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी दशा में एक विशेष ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं और इसके तहत 17 दिसंबर वो तारीख तय की जाती है जब 17 दिसंबर 1961 को भारत ने अपने 30,000 सैनिकों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। ऑपरेशन विजय में क्या होता है कि भारत की तीनों सेनाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इसकी शुरुआत जो होती है वो ऑपरेशन चटनी से होती है। ऑपरेशन चटनी, जी हाँ, वही चटनी जो चटनी आप खाते हैं जाड़े के मौसम में, जाड़े से इसका भी संबंध है। तो दिसंबर की वो तारीख है 1 दिसंबर को, ये एक निगरानी अभियान था जो बेसिकली जो ऑपरेशन चटनी है वो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया और इसी ऑपरेशन चटनी से ऑपरेशन विजय की शुरुआत मानी जाती है। इसमें क्या हुआ कि भारतीय नौसेना के कुछ जहाज हैं, इसमें 16 जहाज इकट्ठे होते हैं, 4-4 के ग्रुप में, 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है और वो गोवा और दमन दीव के किनारे अलग अलग जगहों पर वो व्यवस्थित रूप से वहां पर गश्ती करने लगते हैं, सेट होते हैं। और इसी समय भारत की जो वायुसेना भी है वो भी कदम ताल मिलाकर चलती है और वो पुर्तगाली वायुसेना को दिग्भ्रमित करने के लिए भारतीय वायुसेना भी आकाश में उड़ती है, अपने उसके वायुयान उड़ते हैं और इस बीच में ये सारा ऑपरेशन शुरू होता है। और 17 दिसंबर को ये शुरू हुआ ऑपरेशन केवल 36 घंटे के भीतर वहां के तात्कालिक गोवा के गवर्नर आत्मसमर्पण करने पर विवश हो जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं मैनुअल अंतानुओ। और 19 दिसंबर 1961 ही वो दिन है जब भारतीय मानचित्र पर गोवा के रूप में, एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में भारत का हिस्सा बन जाता है। तो ये यहां पर आप देखेंगे कि गोवा दमन दीव केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में अपनाया जाता है और आपको पता है कि मई 1987 में जाकर गोवा को एक राज्य के तौर पर भारत में मान्यता दी जाती है, जो कि 56वां संविधान संशोधन है, जिसमें 25वें राज्य के रूप में गोवा भारत देश का अभिन्न अंग बन जाता है। अब गांधी की तरह यहां पर लोहिया जी भी चाहते थे कि ये जो स्वतंत्रता बंदूक की नोक पर मिली है वास्तव में वो सत्याग्रह के माध्यम से मिले। यहां पर सत्याग्रह के माध्यम से तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी गोवा हमारे देश का अभिन्न अंग बन गया। अब एक प्रश्न और उठता है कि आखिर 1961 तक इंतजार क्यों करना पड़ा। तो इस पर एक नजर डालें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। तो तात्कालिक समय को अगर देखें तो उस समय भारत 1947 में जैसे ही आजाद हुआ, आजादी के साथ ही भारत को समस्याएं विरासत में मिली, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे विभाजन के दंश के रूप में सांप्रदायिक जो है अशांति हो, चाहे पाकिस्तान का एक दूसरे मोर्चे पर विद्रोह हो। ऐसी दशा में भारत एक अलग मोर्चा खोल के लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा अगर देखें तो तत्काल युद्ध करने की स्थिति में भी भारत नहीं था, क्योंकि इसके साथ साथ नेहरू जी की जो एक वैश्विक शांति के नेता के रूप में छवि थी, उस छवि पर भी कहीं ना कहीं आघात लगता, क्योंकि हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत एक कार्रवाई की जा चुकी थी और उसके तुरंत बाद यह करना उनके इस छवि के ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भी इसमें शामिल होने का खतरा था, क्योंकि नाटो का मेंबर था पुर्तगाल, और पुर्तगाल जिसको अपना क्षेत्र कहता था गोवा को, उसमें किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई तुरंत करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लोहा लेने के जैसा था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बिगड़ सकते थे। इसके अलावा नाटो में पुर्तगाल की बात आपको बताई जा चुकी है, तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से तात्कालिक रूप से तुरंत ये त्वरित कार्रवाई संभव नहीं हुई। हालांकि बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी, भारत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, लेकिन भारत अंत में गोवा को
गले लगाकर भले ही वो बंदूक की नोक पर हुआ, अपने राज्य का हिस्सा बनाने में सफल रहता है। अब अंत में हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो अभ्यास प्रश्न है कि ऑपरेशन चटनी का संबंध निम्न में से किस सेना से है? थल सेना से, नौसेना से, वायुसेना से या उपर्युक्त सभी से? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।